क्या इसी को माने वो बड़ा रिफॉर्म की बात जिसकी चर्चा हो रही थी, रिफॉर्म के तौर पर इसको देखा जाए टैक्स एम्बिट में, क्योंकि ये चर्चा तो हमेशा ही होती है ना कि आपके इतने परसेंट ही लोग तो टैक्स देते हैं, बाकी सब तो टैक्स चोरी करते हैं। 76 बी को रिमूव कर दिया गया, इसमें कोई जेल जाने की जरूरत नहीं है। जेल नहीं जाना होगा, जेल जाने से इसमें हंसना है कि रोना है? हमारे जैसा आदमी बच जाएगा। ये बिजनेसमैन के लिए जो है बहुत बड़ी छूट है। जरा जल्दी से मुझे महाजन जी से आपके प्रतिक्रिया लेनी है, क्योंकि तीन बड़ी बातें जल्दी बताइए, तीन बड़ी बातें फट फट फट। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये हुई है कि जो मैं पहले भी कह रहा था कि जो रेयर अर्थ है, बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग में पुश है, हाँ। उसमें बजट में काफी बड़ा प्रावधान किया गया है। दूसरा, जो हम डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए या उसी पर रहे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और हमें इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि सेंसेक्स क्या कह रहा है, क्योंकि सेंसेक्स कभी भी बैरोमीटर नहीं होता इकोनॉमी का। इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, टूरिज्म की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, डिजीज के लिए हम तरह तरह के प्रावधान कर रहे हैं। ऐसे में और बायोफार्मा एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि रिफॉर्म है, क्योंकि आज इस समय अगर हम स्टेज 3, स्टेज 4 कैंसर से बच सकते हैं तो वो बायोसिमिलर्स के माध्यम से बच सकते हैं। और इसी के साथ कैंसर जैसी दवाओं पर भी शुल्क कम किया गया है, तो वो उसकी भी कीमतें घटेंगी गंभीर। समृद्धि, आपके पास आते हुए स्टार्टअप्स को लेकर हमने आपको आमंत्रित किया था, स्टार्टअप्स को लेकर अलग से इस बार कोई ऐलान वगैरह नहीं हुआ, अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आप लोग जो युवा पीढ़ी अपने अपने स्टार्टअप्स चला रहे हैं, एक ईश्वर आप चलाती हैं, वर्चुअल पूजा वाला ऐप, तो कुछ बताइए, क्योंकि ये जो दो अनाउंसमेंट्स है, डेवलप ऑफ ईस्ट कोस्ट डेवलपमेंट कॉरिडोर और बुद्धिस्ट सर्किट्स पूरे नॉर्थ ईस्ट में बनाना, कैसे देखेंगे आप इसको? तो डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट्स जो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में हो रहा है, पूर्वोदय में हो रहा है, इसके लिए एक ईश्वर में भी बहुत सहायता आ रही है। एंशिएंट मंदिर जो है वहाँ पे फुटफॉल जो आती है, उससे एक ईश्वर वर्चुअल पूजा करा सकते हैं, अलग अलग लोगों को बता सकते हैं कि हर मंदिर में क्या प्रसिद्ध है। अब स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का भी यहाँ पे हमें सपोर्ट आ रहा है। एआई में भी बजट में बात हुई कि एआई में भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। एक ईश्वर में भी एआई का एक बहुत बड़ा वर्टिकल है, हेलो नंदी करके, जहाँ पे डिवोटीज या भक्त अपने बारे में एआई से लेके मंदिरों के बारे में वो समझ सकते हैं और जानकारी जान सकते हैं। वॉइस ऐप है जिससे बोले कि भाई नंदी हमें पूजा करा दो यहाँ पे, तो पूजा ऑनलाइन तो बुकिंग हो जाती है और फिर आप मंदिर में जा सकते हैं, आप प्रसिद्ध पूजा कर सकते हैं, सामग्री आप कर सकते हैं। एक और चीज जो बजट में हुई मैन्युफैक्चरिंग को लेके कि एमएसएमईज और मैन्युफैक्चरिंग को चैंपियन एमएसएमईज का आया, तो इसमें एक ईश्वर का भी यहाँ पे रोल है, क्योंकि हम एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है जो धूप बत्ती, अगरबत्ती, धूप को पूजा की सारा सामग्री हम करते हैं। इसलिए हमारे लिए भी ये बहुत ही उपयोग की बात है कि बजट में सपोर्ट स्कीम की एग्जैक्ट। वो धीरे से महाजन जी हाथ उठाने लगे, जैसे ही धार्मिक बात आने लगती है तो जो राइट विंग है वो बहुत खुश हो जाता है। ये कहना है कि ये जो बहुत बड़ा स्टेप है, ये जो बुद्धिस्ट टूरिज्म को बढ़ाने का, क्योंकि इसके माध्यम से हम पूरे के पूरे आसियान देशों के साथ अपने जो कल्चरल संबंध हैं उनको आगे बढ़ा सकते हैं। अभी हम आसियान देशों को केवल जापान से लेकर चाइना का फुटफॉल खाली आप पूर्वोत्तर में सोचिए, काशी तक है। मेरा यही कहना है, जाइए कभी आरती देखिए, मेरा यही कहना है कि अगर देश में टूरिज्म बढ़ाना है, और खास तौर पर इन जो बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, बहुत बड़ा वर्ग है बुद्धिस्ट कंट्रीज का, जोड़ेंगे चुनाव है वहां पे, जोड़ने दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देश में टूरिज्म और उसके साथ साथ धार्मिक पर्यटन के साथ साथ रोजगार, ये बहुत बड़ा वो है। और मुझे लगता है कि सेंसेक्स तो वो डिजिटल ट्रांजैक्शन टैक्स पर ही वो सब जाकर के कहीं टिक जाता है, वो नहीं। लेकिन क्या इसलिए भी है, सीधा मैं आपसे आशुतोष पूछना चाहती हूँ, क्या ये सीधा इसलिए भी है क्योंकि एक ट्रेंड चल पड़ा था भारत में कि कैसे मतलब लोग घरों में भी जो लोग हैं वो मतलब हम शेयर बाजार में ऊपर नीचे, और ये सवाल पिछली बार भी हमने वित्त मंत्री से पूछा था कि क्या सरकार उसको मतलब उतना प्रमोट नहीं करना चाहती है या पीछे करना चाहती है, क्या उस वजह से भी आप ये देख रहे हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में जो चेंज है? मैं आप महाजन जी की राय से सहमत हूं कि मार्केट ने कैसे इमीडिएटली रिएक्ट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक सेकंड, आपको अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आ रही है। मौसमी हमारी सहयोगी ने बात की है, सुनिए। బరాబర్ వస్తడి రామన్నా ఏ భయమేందిర మన గుండెల్లోనా బాజాప్తలేపి రాము తెలంగాణ లాఠీ తూటాలకు ఎదురెళ్ళిన మనమే ఈ కేసుల
నిందలకు భయపడు गाना सुनने लगे हैं, एक बार फिर से कोशिश कीजिए, उसको प्ले आउट करके देख लीजिए आशुतोष। देखिए दो चीजें महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि जो नेट एफडीआई जो निगेटिव जा रहा था, उसमें सरकार ने सीधे कहा कि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो सीधे इंडियन स्टॉक्स को खरीद सकती है। हाँ। ये एक बड़ी बात है। इसका मतलब रियलाइजेशन है कि एफडीआई हमारे यहाँ नहीं आ रहा। दूसरी बात जो सुबह मैंने कहा था रेयर अर्थ मेटल को लेके, तो उसमें इम्पैक्ट जो न्यू टेक्नोलॉजी है सेमीकंडक्टर को लेके जो है, जो रेयर अर्थ का जो कॉरिडोर बनाया सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर भी उन्होंने बात की। मिशन 2.0। तो इसका मतलब ये कि सरकार को इस बात का अंदाजा है कि इन चीजों पे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, बिना बढ़े हमें काम नहीं चलने वाला। और जो कॉरिडोर ही बना है बड़ा इंटरेस्टिंग कॉरिडोर, आप देखिए उसको, हालांकि लोग पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मैं उसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि जहां पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है इन सब चीजों को, आप इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, वहां करने की कोशिश की गई है। और जहां तक देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता रहा हूं कि जो ये हेल्थ टूरिज्म है, इसमें इतनी पॉसिबिलिटीज है। थाईलैंड 27% वर्ल्ड जीडीपी कंट्रोल करता है और हेल्थ में हम सिर्फ 6% करते हैं। हम इसको 6 से क्या 25% तक ले और जा जबकि सकते हैं। हमने ट्रेंड देखा है यूरोप के देशों से और आसपास आसियान देश से, तो कितने लोग आते हैं यहाँ पर इलाज के लिए। बिल्कुल कि डेंटल हेल्थ को लेके आपके इम्प्लांट कराने के लिए अमेरिका से लोग आते हैं, 3-3 महीने आ रहे हैं, फिर भी सस्ता पड़ता है उनके और लिए। भी हम, मुझे फ्लाइट में अनेकों ऐसे भारतीय मिलते हैं जो कि वहां पर उनको चांस नहीं मिल पाता है कुछ भी ट्रीटमेंट कराने का। बहुत महंगा है वहां, बहुत महंगा है, और प्लस आपको लाइन में लग के बहुत टाइम लगता है वहां पर। तो वो सारे इंडिया आते हैं, एनआरआईज भी जो भारत के हैं, और वो सारे यहाँ कराते हैं। एक अहम बात, निर्मला सीतारमन ने बजट शुरू करने के वक्त पहली ही लाइन करीब ये कही थी कि ये लोगों का बजट है, लोकप्रियता का वाला बजट नहीं है। तो ये लोग और लोकप्रियता, इसमें कुछ फर्क नजर आया आपको महाजन जी? उनको दोनों अच्छा लगेगा। आप किससे पूछ रहे हैं, बोलिए। शुरुआत इनसे करते हैं। ऐसा आज तो आशुतोष भी तारीफ कर रहे हैं। आपको मालूम कि स्वदेशी जागरण मंच हमेशा से बिल्कुल रैशनल। भैया जी, आप कुछ कहेंगे बजट में कई चुनावी स्पेस का भी जिक्र किया गया है। बजट पेश किया उसको आपके I'll catch you on this. You have to do this. वाली होगी, लेकिन जैसे हमने कहा कि विपक्ष की देखिए तरफ उधर से प्रतिक्रिया आई होगी। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, यहाँ बगल से आशुतोष जी क्या कहने लगे, हाँ गरीबों के खिलाफ है, इसमें कुछ भी ऐसा फायदा नहीं है, गरीब रह जाएगा, कुछ भी देश में नहीं सुधरेगा। क्या कहा कि जब भी बजट पेश होता है तो अपोजिशन की स्टैंडर्ड लाइन होती है, ये गरीबों के खिलाफ है, ये समाज के जो कमजोर तबका उसके खिलाफ है। आशुतोष की भी तो यही लाइन रहती है, बीजेपी की सरकार, आशुतोष की भी तो यही लाइन रहती है। अपनी लाइन जैसे कैमरे के पीछे बोलते हैं। हमने आपको पहले ही कहा था कि आशुतोष जी खुश होने वाले हैं इस बजट से, तो हो गए। आप बताइए आपकी नजर में जो मुझे लगता है कि जैसे ये जो ट्रांजैक्शन टैक्स में वृद्धि हुई है, ये एक छोटा सा स्टेप है। एक बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा सरकार को कि जो F&O है उसमें आम जो निवेशक है वो पिस रहा है और उसका नुकसान हो रहा है, और बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनियां इसमें लाभ ले रही हैं। तो ये एक पहला स्टेप है। मुझे लगता है कि सरकार को F&O में जो वीकली जो सेटलमेंट है उसको मंथली तक लेकर के जाना पड़ेगा। उसी के आधार पर ये लोग बच सकेंगे। आपके ड्राइवर, मेरे ड्राइवर, सब लोग इस प्रकार से, बहुत सामान्य लोग इसमें पिसते हैं। सब तो लोग कर रहे हैं घरों में। आप देखिए हर स्तर के। आज मैं सुबह बता रही हूँ, मैं अपना बाल ऊपर ठीक करा रही थी, तो वहां पर भी शेयर बाजार की बात हो रही थी। सबने, हमारे मेकअप आर्टिस्ट, हमारे सभी लोग उसमें घरेलू महिलाएं। आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि जो वीकली सेटलमेंट है इसको समाप्त करके मंथली सेटलमेंट पर लाना पड़ेगा। कोशिश इससे पहले भी एक बार की गई थी। मैंने भी बहुत प्रयास किया, और उस वक्त भी उसका विरोध किया हमने इसका दबाव बनाया है क्योंकि बाजार उसका विरोध। अखिलेश यादव क्योंकि अंदर जाने से पहले कह रहे थे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है, क्या उम्मीद लेकर जाए। अब बजट सुनने के बाद वो क्या की लाइन वो बोलते हैं कि नहीं। सर पूरी मार्केट क्रैश कर गई है, और जो है सोना चांदी के दाम भी गिर गए हैं, मार्केट बहुत खराब तरीके से रिस्पॉन्ड किया। बीजेपी से कोई उम्मीद मत करिए। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बीजेपी काम करती है। बजट पहले से तय होता है किसको लाभ पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ने तो कई बार मेज भी थपथपाया, बधाई दी जाके निर्मला सीतारमन को, तमाम मंत्री कर रहे थे। आपकी उम्मीदों में खरा उतरा? ये बजट अदृश्य लोगों को लाभ पहुंचाने वाला है। क्या निराशाजनक आपको लगा आम आदमी के लिए, किसानों के लिए? आम लोगों की समझ के बाहर है। किसान, गरीब,
गांव में रहने वाले लोगों के समझ के बाहर है। बुनियादी ढांचा क्या है, मंडी का क्या बुनियादी ढांचा किया आपने, पैदावार की कीमत क्या दे रहे हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था है आपके पास। मनरेगा जैसी योजना को आपने कमजोर कर दिया, स्टेट कहां से सपोर्ट करेगी इतनी बड़ी योजना को। तो ये तमाम चीजें जिसका जवाब नहीं है। महंगाई को रोकने के लिए नहीं है इनके पास, शिक्षा को बेहतर करने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बर्बाद हो गई उनके लिए क्या इंतजाम है। एआई का सुना हम लोग ने, एआई टेक्नोलॉजी को लेके कुछ बूस्ट। एआई नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी को कितना इंट्रोड्यूस कर पाएगी सरकार, लेकिन बुनियादी ढांचा तो हो उसके लिए। अगर बुनियादी ढांचा नहीं है तो एआई क्या करेगा। 10 में से कितने नंबर अखिलेश? मुझसे नंबर मत लीजिए, किसी किसान से नंबर पूछे जाके। अखिलेश यादव कहते हुए मुझसे नंबर मत लीजिए, और सरकार के पास गरीबों के लिए, किसानों के लिए जो ढांचा है, मजबूत ढांचा पेश करने के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं है। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। आज आशुतोष, ऐसा कहा जाएगा कि आप ही ने स्क्रिप्ट लिख के दी थी, क्योंकि आप जो गेस कर रहे थे पहले तो ऑफ कैमरा आप बोले थे, अब दिखाओ भाई इनका हंसता हुआ चेहरा दिखाओ। मैंने खुद ही कहा था कि ये चिराग पासवान क्या है ये 21वीं सदी के दूसरे क्वार्टर का, और जो क्वार्टर हम सब के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि 2047 जब हम एक विकसित भारत बनाने का जब हम जिक्र करते हैं, तो ऐसे में अब ये जो अगला क्वार्टर शुरू हुआ है 25 से लेके 50 तक का, यहाँ से अब हमें हर उस सोच को बल देकर आगे बढ़ना होगा जो इवेंचुअली 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाने का काम करे। और अब अगर आप इस सोच के साथ इस बजट को अगर आप देखिएगा तो आपको एहसास होगा कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है, अर्बनाइजेशन के ऊपर जोर दिया गया है, गांव शहर की दूरी को कम करने का इसमें प्रयास किया गया है, आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हर एक वर्टिकल्स में, भले वो डिफेंस में हो, वो प्रोसेसिंग में हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो, रेयर मिनरल्स में हो, हर क्षेत्र में जिस तरीके से आत्मनिर्भरता को कुंजी बनाकर इस बजट में उस व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास किया गया है। युवा शक्ति को केंद्र में रखकर जितने ये सारे वर्टिकल्स एक्सपैंड होंगे, उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। स्किलिंग पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट पुनः किया गया है। फार्मिंग की अगर बात करें, उसमें जिस तरीके से डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज किया गया है, नहीं तो आप उसी को एक ही उत्पादन बार बार रखने की भी समस्या सरकार के पास इवेंचुअली होने लगेगी। तो कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए कोकोनट, कोको, इन तमाम चीज़ों को जिस तरीके से बजट में रिकॉग्नाइज किया गया है, फिशरीज को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके उस सेक्टर को एनहांस करने की बात हो, मैं मानता हूं कि ये 47 विकसित भारत के निर्माण के लिए उसकी एक मजबूत नींव को तैयार करने वाला एक बहुत ही विजनरी बजट है। और इसकी खासियत ये भी है कि 9वीं बार वित्त मंत्री जी ने इस बजट को पेश किया है। खासियत तो ये है कि उन्होंने 9वीं बार किया है, बट एक ही प्रधानमंत्री के अंदर उन्होंने 9वीं बार किया है। ये कंटिन्यूटी दिखाता है, स्टेबिलिटी दिखाता है सरकार की सोच में, सरकार की नीतियों में, जो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी हमारी पहचान को मजबूत करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को हम लोगों ने मजबूती देने की इसमें बात की है, और ईज ऑफ बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग पे इस सरकार का, हमारी सरकार का बल रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते रहे, और रिफॉर्म्स के माध्यम से जितना सरलीकरण हो सकता है सिस्टम का, रियली नथिंग इन द बजट, एंड जो टेक्निकल टर्म्स यूज किए गए हैं और जिस तरह की बातें बोली गई हैं, तो एक आम इंसान पहली बात तो या बातों को समझेगा ही। लोग एक्सपेक्ट करते थे कि किसान भाई एक्सपेक्ट करते थे स्पेशली कि हमारे को सब्सिडीज मिले, खाद में हमें
दाम कम हो। तो ऐसा कुछ भी किसान भाइयों के लिए नहीं है, हमारी महिलाओं के लिए नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जहाँ तक आज जो हालात हैं पूरे देश में, चाहे हम उत्तराखंड की घटना ले लें, चाहे मध्य प्रदेश की घटनाएं ले लें, चाहे ऑल ओवर इंडिया में घटनाएं ले लें, तो सुरक्षा को लेके जिस तरह निर्भया कांड को लेके लोग जागरूक हुए थे, लेकिन सरकार ने जिस तरह से फंड्स बनाए थे, तो आज देखने को मिल रहा है कि कुछ भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बजट में नहीं है। आर यू डिसअपॉइंटेड, मतलब निराशा आपको हुई? कुछ आपको उम्मीद करते महिला सशक्तिकरण? आई थिंक बिकॉज कोई इलेक्शन ईयर नहीं है, तभी सरकार ने कुछ भी मिडिल क्लास वालों को इस बजट में नहीं दिया। इस बार का जो आम बजट है, इसको लेकर के आप किस तरीके से देख रहे हो? जैसे खाली झुंझुना नहीं होता और झुंझुने में आवाज भी ना हो, सुनाई भी कुछ ना पड़े। आज मैंने पहली बार देखा कि ना निर्मला सीतारमण जी के चेहरे पे, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के चेहरे पे और सत्तारूढ़ दल में कोई उत्साह नहीं, कोई जोश नहीं, निराशा थी चारों तरफ। किसान निराश, नौजवान बेरोजगार निराश, छोटा व्यापारी निराश, लघु और मध्यम उद्योग से जुड़े लोग निराश, और सबसे बड़ी बात, आज पूरा भारत निराश। एक और एक बड़ी बात, अभी तक शायद रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन रिपोर्ट शायद यह आ रही है कि डिफेंस एलोकेशन भी 1 लाख करोड़ से बढ़ा है पिछले बजट के मुकाबले। 6.81 लाख करोड़ पिछले साल का था, इस बार 7.85 लाख करोड़ हो गया। हालांकि ये आंकड़े अभी थोड़ी देर में कंफर्म होंगे, लेकिन नहीं, ये नंबर्स है मेरे पास, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो मेजर आइटम्स में जो एक्सपेंडिचर है, ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा 5,98,520 करोड़। दूसरे नंबर पर डिफेंस है, जिसमें 5,94,585 करोड़ है। ये बहुत इजाफा है पहले के मुकाबले, अगर 1 लाख करोड़ का। बिल्कुल। सबका साथ एंड सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। Particularly area of telecom, area of donor has got a very good impetus in this budget, and we hope to take forward the Prime Minister's vision of capitalizing on India's growth potential. You have seen a growth of close to 7.5%, a complete control on inflation coming down to 1.7%, a huge jump in capital expenditure from 2 lakh crore to almost 11 lakh crore this year to 12 lakh crore next year. So it's a budget that is going to empower India, is going to power India, and is going to take India on its trajectory, which is today the fourth largest economy to the third largest economy by next year and onward and forward. सर, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के बहुत सारी घोषणाएं की गई है। बिल्कुल छोड़ दो सबके रिएक्शंस, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा जो है वो ट्रांसपोर्ट पर 5,98,000 लगभग 6 लाख करोड़ का है। उसके बाद 5,94,585 करोड़ है डिफेंस पर। तीसरे नंबर पर ग्रामीण विकास है, जहां पर 2,73,000 करोड़ है। होम अफेयर्स उसके बाद है गृह विभाग में, जहां पर 2,55,000 करोड़ है। एग्रीकल्चर और मतलब कृषि क्षेत्र और जो उसके साथ साथ जुड़ी हुई सारी गतिविधियां हैं उन पर 1,62,000 करोड़। शिक्षा 1,39,000 करोड़। ऊर्जा क्षेत्र में 1,09,029 करोड़ है, और उसी के साथ 1 लाख करोड़ के ही आसपास स्वास्थ्य पर भी है। 85,000 करोड़ शहरी विकास पर। आईटी टेलीकॉम में 74,000 करोड़। कॉमर्स और इंडस्ट्री में 70,000 करोड़। सोशल वेलफेयर में 62,000 करोड़। 55,000 करोड़ साइंटिफिक डिपार्टमेंट। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में 45,000 करोड़। अब मुझे लगता है कि जल्दी से एक बार आपको यहां पर दिखा देते हैं हम कि बाजार में जो जबरदस्ती आया है वो, क्योंकि सुबह से लगातार बाजार में उछाल काफी हो रहा था, और इस बार ये उछाल कहां तक पहुंचा है जरा एक बार ये देख लेते हैं। क्योंकि बाजार की स्थिति जब बजट का स्पीच खत्म हुआ उसके बाद कुछ खास नजर नहीं आ रही थी। आज अगर हम देखें तो देखिए अभी भी लाल में नजर आ रहा है, लेकिन स्थिति थोड़ी संभली है। 720 पॉइंट सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 720 पॉइंट नीचे है, जबकि निफ्टी भी 214 पॉइंट नीचे इस वक्त चल रहा है। दोनों पूरा लाल यहां पर नजर आ रहा है। और अगर हम लोग मंथली अगर हम इस बारे में देखें तो फिलहाल जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो उसमें स्टॉक एक्सचेंज आज की स्थिति में बेहतर स्थिति में, लेकिन आज जब बाजार खुला तो उसके बाद गिरता हुआ नजर आ रहा है। जरा सोना चांदी का भी एक बार हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि सोना चांदी को लेकर हम लोग काफी बात कर रहे थे। ये देखिए सोने के दाम आज की स्थिति में गिरते हुए 8,053
रुपए से यहां पर गिरे हुए हैं, लेकिन 1,70,000 सिल्वर के दाम अगर देखें तो वो भी आप अभी करीब 25,000 से ज्यादा गिरे हुए यहां पर उससे नजर आ बड़ी रहे हैं। बात, अब ये बहुत गृह मंत्री बड़ी बात अमित है। शाह का रिएक्शन आ गया, आपको बता देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं बजट 2026-27 के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत का जो हमारा नारा है वो सिर्फ नारा नहीं है बल्कि संकल्प है। इस बजट में हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर नागरिक को सशक्त बनाने का एक ब्लूप्रिंट दिखाई दे रहा है। आगे उन्होंने लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, देखिए उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग पर ही सुबह से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भारत को एक बड़ी आर्थिक शक्ति बननी है और अपना प्रति व्यक्ति आय और सब कुछ बढ़ाना है, तो हमको मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा हब बनना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, स्वास्थ्य से लेकर टूरिज्म तक, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर एआई तक, स्पोर्ट्स से लेकर तीर्थों तक, हर गांव, हर कस्बे और शहर के युवाओं, महिलाओं और किसानों के सपनों को शक्ति देने वाला ये बजट है। समृद्धि, जो गृह मंत्री का रिएक्शन है और जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, पर्यटन हो तो धार्मिक पर्यटन हो, ये तमाम ऐसे क्षेत्र है जहां पर फुटफॉल जो है भारत में इन मंदिरों का, आप उसी की चर्चा कर लीजिए कि बहुत उसमें इजाफा हुआ है। आप न्यू ईयर में आप सोचिए कि भीड़ लग गई थी, मतलब ये कहना पड़ रहा था राज्यों में, यूपी में, कि भाई मथुरा और ऐसी जगहों पर अब ज्यादा लोग ना आए। जी हाँ। तो अगर हम इंडिया में एक टेम्पल इकोनॉमी को देखते हैं या एक टेम्पल इकोसिस्टम को देखते हैं, मंदिर के अराउंड भी बहुत सारी चीजें होती है, दुकान होते हैं, टेम्पल मार्केट प्लेस होते हैं, अलग अलग फुटफॉल होते हैं। इनफैक्ट बजट में भी हमारे मंत्री जी ने अभी बोला कि बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो टेम्पल मार्केट प्लेस भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। जो मंदिर के प्रोडक्ट है, जो पूजा सामग्री है, हम उसे भी भारत में बढ़ोतरी दे सकते हैं। भारत ही क्यों, हम NRI में भी उसे बढ़ावा दे सकते हैं। उसके अलावा एक्सेसिबिलिटी अगर देखा जाए मंदिर के अराउंड, तो 4,000 ई बसेस का अभी योगदान किया गया है। एक्सेसिबिलिटी टू अ टेम्पल प्रमाइसेस में भी उसका बढ़ावा होता है, लोग और आसानी से मंदिर पहुंच सकते हैं, पिलग्रिम मोबिलिटी इंक्रीज होती है। अगर हम स्पेशल फैसिलिटीज देखें मंदिर में जो होते हैं, पूजा होते हैं या अलग अलग प्रकोप के, जब एक भक्त मंदिर जाते हैं तो उन्हें एक टेम्पल आर्किटेक्चर हम दे सकते हैं। AI का इस्तेमाल करके हम सारे मंदिरों को एक प्लेटफॉर्म में ला सकते हैं और टेम्पल इकोनॉमी या रिलीजियस टूरिज्म को ही हमें बढ़ावा देना है इस देश में। तो इसीलिए और ये तमाम कॉरिडोर जो बन रहे हैं उससे भी बहुत फायदा होता है, जिसकी आप बात कर रही हैं। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, गृह मंत्री अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया आई है, वो इस बजट को मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी के साथ पर्यटन, इन सब पर उनका कहना है। जो तीर्थ स्थल है उन सबको बहुत प्रमोट करने वाला बजट वो इसे बता रहे हैं। इसी के साथ कह रहे हैं कि सिर्फ संकल्प एक नारा नहीं है विकसित भारत का, बल्कि हमारा अगले 25 सालों के लिए ये संकल्प है और उसी दिशा में इसका रोड मैप साफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। जल्दी से मैं आपके पास एक बार आना चाहती हूँ टैक्स को लेकर, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जिनका ओवरसीज यानी विदेशों में, भारत से बाहर अगर आपका इनकम है या एसेट है, दोनों पर 30% का टैक्स देकर आप, मतलब 30% पेनल्टी भी है, पेनल्टी भी है, आप उससे बच सकते हैं भाई, प्रोसिक्यूशन से बच सकते हैं, प्रोसिक्यूशन से बच सकते हैं। डीक्रिमिनलाइज कर देना टैक्स के मुद्दे पर, या इनकम को या एसेट को छिपाना, तो दोनों तरह से देखा जा सकता है, दोधारी तलवार नहीं बन गया है। एक्चुअली 2014 में जब मोदी जी आए थे, उस समय से उनका टारगेट था कि बाहर से ब्लैक मनी इंडिया में लेके आनी है, और या बाहर में जो पैसे हमारे हैं वहां पर जो इंडिया में डिस्क्लोज नहीं है, उनको व्हाइट में करना है। तो तब से ये काम चल रहा था। इनकम टैक्स की जो रिटर्न जाती है, ITR 3 जो जाती है, उसमें एक फॉरेन एसेट्स का शेड्यूल होता है, और उस शेड्यूल में अगर किसी के पास बाहर एसेट्स है या इनकम और नहीं भरा तो 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगती है। इस बजट में उस पेनल्टी को भी रिमूव कर दिया है। इस बजट में उस पेनल्टी, क्योंकि उसके चलते बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था कि एक छोटी सी भूल के लिए 10 लाख रुपया पेनल्टी किस लिए लगा देते हैं, और ये डिस्क्लोजर स्कीम लाने से बहुत लोगों को फायदा होगा और इंडियन गवर्नमेंट को तो बहुत ज्यादा पैसा इससे आएगा ही आएगा। इसके अलावा अंजना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत दिन से मुद्दा चल रहा था, जो मोटर एक्सीडेंट विक्टिम होते हैं उनको जो कंपेंसेशन मिलता था वो उस पर तो टैक्स नहीं लगता था, लेकिन जो इंटरेस्ट मिलता था उस पर टैक्स लगता था। तो उसको अभी इन्होंने डिसाइड कर दिया कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और टैक्स एग्जम्प्ट। ये बड़ी राहत है। एक अपडेट यहाँ पर, जो हम लोग डिफेंस बजट की बात कर रहे थे, डिफेंस बजट जो हमने कहा था 7.8 लाख करोड़, 6.8 लाख करोड़ से 1 लाख करोड़ ज्यादा बढ़ गया, लेकिन कैपिटल आउटले जो है मॉडर्नाइजेशन के लिए खास करके 2.19 लाख करोड़ का मॉडर्नाइजेशन को लेकर। देखिए, मैं इसमें हमेशा से क्रिटिकल रहा हूं कि मेरा कहना है कि जब भारत लगातार
एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना को फेस कर रहा है, वैसे में अगर आपका बजट एलोकेशन का सिर्फ 1.89% है, कम से कम ये रियलाइजेशन हो गया कि हमको इस बजट को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब जब रफ एस्टिमेट करीब 2.1% के आसपास होगा, तो बढ़ाने, लेकिन अगर आप दुनिया में कंपेयर करें, जैसे यूएसए खर्च करता है 997 बिलियन, भारत तो सोच समझ के ही करेगा ना। एक मैं बता रहा हूं आपको, चाइना जो हमारा इमीडिएट, थोड़ी कभी जाके ईरान पे अटैक करना है, कभी किसी पे चाइना अटैक हमारा जो करना है, इमीडिएट नेबर है, वो कर रहा है $3.14 बिलियन, और जर्मनी जो डिफेंस पे बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, वो $8.89 बिलियन कर रहा है। तो कहां पे घटाया जाए आप बताइए, एक सेकंड, तो कहां घटाए? मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने जैसे 2020-21 में आप 2.5% आप बजट का आप उसमें एलोकेट कर रहे थे, तो अगर बजट का साइज बढ़ रहा है तो बजट का एलोकेशन में बढ़ना चाहिए डिफेंस को लेकर। चलिए ठीक है, वर्ड क्लाउड आ गया, अपने दर्शकों को जरा बता दें, सबसे ज्यादा 98 बार इनकम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, 51 बार ड्यूटी, रेट 48 बार, गुड्स 47 बार, सर्विसेज 41 बार, नेशनल 20 बार, टैरिफ 24 बार, ग्लोबल 26 बार, पेनल्टी 31 बार। मुझे लगता है कई जगहों से पेनल्टी हटाया गया है, उस कॉन्टेक्स्ट में पेनल्टी यूज किया गया होगा। 34 बार डिडक्शन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और ग्रोथ और क्रेडिट का 18 बार, एग्जेम्पशन 31 बार, और मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट शब्द का भी काफी इस्तेमाल 17 बार किया गया है। तो मुझे लगता है टैक्स शब्द का इस्तेमाल कम बार किया हुआ है। हाँ, टैक्स शब्द का इस्तेमाल कम बार किया हुआ है। सबसे ज्यादा टैक्स को लेकर बातचीत हमेशा हुआ करती थी, इस बार टैक्स को लेकर कम बातचीत। किसान शब्द का इस्तेमाल भी काफी कम है अंजना। अगर वर्ड काउंट में देखें तो किसान शब्द का इस्तेमाल, किसान शब्द वहां पर नहीं दिख रहा है। सबसे ज्यादा इनकम शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है, फिर ड्यूटी, फिर गुड्स, कस्टम, डिडक्शन, सर्विसेज, पेनल्टी और सपोर्ट नोटिफिकेशंस, हाई, ग्लोबल, एग्जेम्पशन। जिस ऑर्डर में मैं बता रही हूं उसी ऑर्डर में इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन देखिए, जो बड़ी बातें इस पूरे बजट की हैं, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, बाजार पर बिल्कुल कहा जा सकता है हाहाकार, वहां पर बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट आया, लेकिन वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में जो चेंज किया गया उसकी वजह से है। रोहन गुप्ता, सुरेंद्र राजपूत दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं, दोनों से एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। रोहन गुप्ता जी, 5 बड़ी बातें जो आपकी नजर में हो और आप ही से समझना चाहेंगे, आप तो बाजार को भी समझते हैं, ऐसी जो गिरावट शेयर बाजार में हुआ है वो तो बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट है। देखिए, पहले अंजना जी, सबसे बड़ी चीज बजट की मैं बात करूं कि एक माइक्रो बजट, मैक्रो फैक्टर्स दोनों को बैलेंस किया गया है। अगर हर माइन्यूट जो आत्मनिर्भर भारत की जो बात करती है सरकार, उसको एक साल आगे बढ़ाया गया है। देखिए, वादे तो हर पार्टी करेगी, हर पार्टी का बजट आएगा, हर सरकार का आएगा, बट फिस्कल डेफिसिट जो 4.4 लास्ट टाइम जो वादा किया था उसको पूरा करते हुए अब इसको 4.3%, मतलब जो घाटा है उसको कम किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज अंजना जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 2 लाख करोड़ होता था वो 12 लाख करोड़ लास्ट ईयर, और इस बार 17 लाख करोड़, जो भी अभी आप स्कीम्स बता रहे थे, पैसा ही नहीं होगा तो क्या होगा कि जो पैसा मैक्सिमम इंटरेस्ट में जा रहा था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो एसएमई का रोल है उसको समझते हुए 10,000 करोड़ का जो फंड क्रिएट किया गया कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, हमारी एसएमई हमारी जान है, उसको आगे बढ़ाते हुए कैसे उसको करा। 6 जो रेलवे कॉरिडोर की बात है, मेडिकल हब की बात है, तो आप ये बजट को देखेंगे तो हर क्षेत्र में माइन्यूटली डिटेलिंग करके जो क्षेत्र की जो जरूरत थी उसको पूरा किया गया। डिफेंस की मैं बात करूं, आशुतोष जी ने शायद आज बैलेंस करके बात की होगी, नहीं तो पहले ही उनका रिकॉर्डेड मैसेज आप प्ले करते तभी वही निकलता। बट जो डिफेंस बजट जो हमारा 8% ऑफ जीडीपी होता था, उसको समझते हुए उसको 11% ऑफ द जीडीपी किया गया। मतलब लास्ट टाइम के बजट से करीब 27% की उसमें भी वृद्धि हुई है। मतलब बातें करना और अंजना जी डिलीवर करना, ये सरकार ने दोनों काम किया है। क्योंकि आज सिर्फ बजट पेश नहीं हुआ है, आखिरी बजट का लेखा जोखा भी है कि जो बोला था वो हुआ या नहीं हुआ, और घाटे को कम करते हुए ये बजट ने साबित कर दिया ये सरकार जो बोलती है करती है। और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बजट पत्थर की नींव साबित होगा। रोहन गुप्ता, सुरेंद्र राजपूत के पास जाने से पहले जल्दी से आपसे एक प्रतिक्रिया इस पर भी चाहूंगा, क्योंकि जॉब क्रिएशन को लेकर सबसे ज्यादा बात होती रही थी। इस बजट से मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग अभी इस बार कई सारी स्कीम्स ला रहे हैं, फिर सेमीकंडक्टर्स हो या बाकी सारी चीजें हो, जॉब क्रिएशन को लेकर कोई टारगेट सेट किया हुआ नजर नहीं आ रहा है। आमतौर पर आपका एक टारगेट सेट होता था कि 2 करोड़ नौकरियां बनाएंगे, 5 करोड़ नौकरियां बनाएंगे। कोई टारगेट सेट इस बजट पे क्यों नहीं नजर आ रहा है? देखिए, 2 करोड़ नौकरियां बनाएंगे, 5 करोड़ नौकरियां बनाएंगे, कोई टारगेट सेट इस बजट पे क्यों नहीं नजर आ रहा है? 2 करोड़ नौकरियां बनाएंगे, 5 करोड़ नौकरियां बनाएंगे, कोई टारगेट सेट इस बजट पे क्यों नहीं नजर आ रहा है?
नहीं, मैं आपको बताऊं उसका रीजन है। देखिए, जिस प्रकार से एसएमई का एक फंड क्रिएट किया 10,000 करोड़, जिससे एसएमई में जान आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर आपने देखा हो, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज, ये पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज करने की बात है कि एजुकेशन के बाद में या तो कोई युवा नौकरी करेगा या कोई युवा अपना बिजनेस करेगा। तो ये गैप को हटाने के लिए एक स्पेशल एम्पावर्ड कमिटी का निर्माण किया गया। वो कमिटी का यही काम रहेगा कि जो गैप होता है एजुकेशन के बाद में या तो एम्प्लॉयमेंट में या स्वरोजगार में, वो गैप को कैसे एलिमिनेट किया गया। स्किलिंग, ये एक बहुत स्किलिंग बड़ा सबसे बड़ी shift है बात पॉलिसी में। नहीं, स्किलिंग सबसे बड़ी बात, और स्किलिंग को लेकर बहुत बार बातें की गई थी पिछले 2-3 बजट्स में। इस बार कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, इसके लिए सवाल पूछा गया था। सुरेंद्र राजपूत, क्या आपको लगता है कि एक रोड मैप की तरह इस बजट को देखना चाहिए, क्योंकि अब चीजें बदल रही है, ग्लोबल सिचुएशन जिस तरीके से लगातार बदलती है, उस तरीके से अपने आप को ढालना पड़ता है आज की स्थिति में। तो एक रोड मैप की तरह इस बजट को देखना चाहिए, ऐसा आपको नहीं लगता? बिल्कुल देखना चाहिए। मैं पूरी तरीके से सहमत हूं आपसे कि इसको पूरे इस रोड मैप की तरीके से देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने संकल्प ले लिया है और निर्मला सीतारमण जी ने संकल्प ले लिया कि देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में डुबा करके मानेंगे। अभी रोहन जी से मैं एक बात से सहमत हूं, इन्होंने कहा पिछली बार वाले बजट से जरूर देखना चाहिए था। तो अंजना जी, मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं, ये रही आपकी, मेरी रिपोर्ट नहीं है ये, आपको मैं पहले तो ये दिखा देता हूं, इसको आप पढ़ लीजिए। अगर इसको आप पढ़ेंगे या मैं पढ़ के सुना देता हूं कि ये रोड मैप है इस सरकार का। पिछली बार में जो इन्होंने बजट दिया था, वो जल शक्ति मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में 9% यूटिलाइज हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में 2% यूटिलाइज हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में 24% वो हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में 24%, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 22%, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में 20% और स्किल डेवलपमेंट में 13%, हैवी इंडस्ट्री में 24%, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज में 20% और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में 14% और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में 4%। ये आपके बजट की सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस सच्चाई को देखना चाहिए। इन्होंने अभी रोहन जी ने साफ साफ कहा हमसे कि नहीं साहब, हमने पिछली बार का पूरा करना था, इसलिए एक बात। दूसरी बात, आप हमको बता दीजिए, आपके सामने ही है, एक 10 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाने की बात पिछले 10 सालों से हो रही है। हर बार 10 लाख करोड़ एग्रीकल्चर के लिए। वो 10 लाख करोड़ अगर कहीं बन गए हो तो बता दीजिए। जॉब क्रिएशन की अगर कोई बात हो गई हो तो वो बता दीजिए। बाकी बजट कैसा है इसको तो शेयर मार्केट ने बता दिया। आप लोग अपना चाहे कुछ भी कहते रहिए कि फलाना कॉर्पोरेट का है, ढिमकाना कॉर्पोरेट का, यही बाजार झूमता तो अभी सारे के सारे कह रहे होते कि नहीं साहब बाजार नाच रहा है, झूम रहा है, ऊपर जा रहा है, तो बजट की नाच रहा है की वजह है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में बदलाव। आपको याद है ना, पिछली बार भी इसी को लेकर मुद्दा हुआ था। डायरेक्टली ट्रेडिंग से रिलेटेड है ना, तो उसका नेगेटिव सेंटिमेंट दिख रहा है। हम चाहे वो नेगेटिव सेंटिमेंट दिखे चाहे पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखे, भाई या तो किलो में माप लीजिए अंजना जी, और या फिर लीटर में माप लीजिए। अरे किलो में नहीं चलता है ना सेंटिमेंट, सेंटिमेंट अलग अपने। अरे अंजना जी, ये तो हाथ जोड़ के मैं आपसे कह रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप तो खुद ही समझदार है। रोहन जी एक प्रतिक्रिया। मैं तो आपकी चुप्पी का भी सम्मान कर। अंजना जी नहीं रोहन जी एक मिनट, मैं उसमें सिर्फ ऐड कर दूं, ये जो आप रोहन एक बार बाजार पे, क्योंकि उनका डायरेक्ट सवाल है कि हर बार आप लोग कह रहे थे कि खूब देखिए नाच रहा है, झूम रहा है बाजार, आज धड़ाम कर रहा है बाजार। देखिए अंजना जी, लास्ट टाइम जब बाजार नाच रहा था, झूम रहा था, तब भी उनको साजिश लग रही थी, तो उसका भी तो जवाब दे दे जब इनकम टैक्स के रेट कम करे गए। देखिए हर बजट में एक पॉलिसी डिसीजन होता है। आखिरी बजट जो था वो जितने टैक्स पेयर उनको डायरेक्ट राहत पहुंचाने का बजट था, और इसीलिए उसको शेयर बाजार में इट इज इमीडिएट रिएक्शन फॉर रिटेल इन्वेस्टर। और सही बताया साहिल ने कि जो टैक्स अपने F&O पे इंक्रीज हुआ है, ट्रांजेक्शन टैक्स, कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट इसके ऊपर दिख रहा है। तो मुझे लगता है इसको शॉर्ट टर्म में देखना चाहिए। कोई आज का आज खत्म नहीं हो रहा है कि आज खत्म हो गया। आज जो मैं जीडीपी की ग्रोथ रेट की बात करूं अंजना जी, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एट 7.2%। जब यूएस टैरिफ की बात हो रही थी तो ये इंपैक्ट कहा था कि हमारी जो जीडीपी 1% से कम होगी। सारे एक्सपेक्टेशन को हटाते हुए जब जीडीपी 7.2% से इंक्रीज हुई है, तब ऑपोजिशन को कहीं ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा। हर चीज में आप उसको पहले से, आप तो सुरेंद्र जी आप ये बोले हो, आप रिकॉर्डेड मैसेज भी डालते तो आपका समय बच जाता और हम सबका समय बच जाता। बात वो नहीं है, ऑब्जेक्टिव बात होनी चाहिए कि भाई अगर जीडीपी हमारा ग्रो हो रहा है, डेट टू जीडीपी रेशियो कम हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है। एक चीज पर मैं आप दोनों का ध्यान लेके आना चाहूंगा। हम जरा आपको यह भी दिखा देंगे कि आखिरकार
सरकार ने खर्चा कितना कर पाया है, क्या पूरी कैपेसिटी से खर्चा किया है या नहीं किया है, क्योंकि स्कीम्स तो घोषित होती है लेकिन क्या उस पर खर्चा किया है कि नहीं। लेकिन जरा जल्दी से एक बार इस चीज पर नजर डाल देते हैं कि बजट 2026 के बाद सस्ता क्या हुआ और क्या महंगा हुआ है, कौन सी चीजें सस्ती हुई है। तो कैंसर मेडिसिन जो है सब सस्ती हुई है, ईवी बैटरीज सस्ती हुई है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स सस्ते हुए हैं, सोलर पैनल्स सस्ते हो गए, स्मार्टफोन्स सस्ते हो गए, लेदर इक्विपमेंट्स सस्ते हो गए, माइक्रोवेव ओवन्स, स्मार्टफोन्स, लिथियम बैटरी कंपोनेंट्स, सिविलियन ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट पार्ट्स, उसके बाद लाइफ सेविंग ड्रग्स, डायबिटीज रिलेटेड ड्रग्स, ओवरसीज टूर्स, फॉरेन एजुकेशन, मतलब टीडीएस जो कम हुआ है उसके वजह से। महंगा क्या हो गया है, तो सिगरेट्स महंगे हो गए, बीडीज महंगी हो गई है, पान मसाला महंगा हो गया है, गुटखा महंगा हो गया है, खैनी नहीं क्या है, खनिज, सॉरी खनिज माफ करिएगा, खनिज में लोहा है, कोयला है, ये सब महंगा हो गया है। और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मूवेबल एसेट्स, ये कहीं ना कहीं मतलब आपको पेनल्टी लग सकती है जिसका जिक्र तो साहिल को लगा कि हो सकता है खैनी हो, बट इंटरेस्टिंग है। आपको लेकिन बता दें जो हम लोगों ने नंबर्स बताया था पहले आपको, डिफेंस का वो डायरेक्ट नंबर था ओवरऑल, यानी जब आप देखेंगे कि डिफेंस में भी मॉडर्नाइजेशन पर जो खर्च हुआ है तो इकट्ठा करके आप देखेंगे तब 7.8 लाख करोड़ पूरा भारत का डिफेंस बजट हो जाता है, जो कि पिछले बार के ओवरऑल 6.8 लाख करोड़ से 1 लाख करोड़ ज्यादा है। तो कैपिटल आउटले जो सिर्फ मॉडर्नाइजेशन के लिए है वो 2,19,000 करोड़ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर भी ये इजाफा किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी परिस्थिति को ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से सरकार आगे लेकर जा रही है, मैं एक सीधा सीधा जवाब आपसे बिजॉन मिश्रा साहब करना चाहती हूं, उसके बाद जो पैनलिस्ट है उनसे छोटा छोटा जवाब। देखिए डायरेक्ट तरीके से अगर हम देखें तो फिर तो मुश्किल है, लेकिन टैक्स में ही अगर आप ओवरसीज में यानी भारत के बाहर विदेशों में पैसा रखे थे छुपा के या एसेट रखे थे, तो आपके पास है कि आप 30% का उसका पेनल्टी देके और लीगल एक्शन से बच सकते हैं। डीक्रिमिनलाइज इसको करना आपकी नजर में पॉजिटिव है? टू सम एक्सटेंट हाँ, डीक्रिमिनलाइजेशन लाना चाहिए वहां पर जहां पर बहुत कोई डैमेजिंग विषय नहीं हो। हाँ, जहां पर आप लोगों को एक आसान तरीके से पिनलाइजेशन से बचा सकते हो। केडिया जी, क्या एक सेकंड आप ही इसी से रिलेटेड है, क्या जो वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम जो एक स्कीम लेकर आए थे पी चिदम्बरम, उसकी सफलता उस तरह की तो नहीं हुई थी जो सोचा जा रहा था कि इसके बाद लोग आएंगे सामने और एक बड़ा टैक्स का हिस्सा देंगे, या फिर आप मानते हैं कि उस वक्त बहुत सफल हुआ था और ये भी उसी राह पर चल सकता है? नहीं, देखिए ये तो मोदी जी का जो टारगेट है कि बाहर से पैसे इंडिया में लाने हैं या प्रॉपर डिस्क्लोजर हमारे पास हो, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिया का जो है ये सब देश के साथ ट्रीटी हो रखी है और वहां से इंफॉर्मेशन इनके पास काफी आ रही है। किस एसएससी के पास जो है डीमेट अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, बैंक में सिग्नेटरी है, प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है, ये सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है और उसको प्रोसेस करने में जो है काफी समय लगता है, नोटिस भी सबको दे रहे हैं। तो ये चाह रहे हैं कि वॉलंटरी लोग आगे आए और उसको डिस्क्लोज करें, उस पर टैक्स दें और इम्यूनिटी प्राप्त करें। भाई विदेश में अगर आप रह रहे हो और आपने किसी वजह से अपना एसेट, अपना इनकम सब डिस्क्लोज नहीं किया है, तो आप ये पेनल्टी देकर आप मुख्य धारा में आ सकते हैं। इंडियंस के लिए है, जो फॉरेन में रह रहे हैं उनके लिए नहीं है, जो इंडिया में रह रहे हैं वो तो अतिरिक्त अमाउंट देकर है ना। हाँ, इंडियन सिटीजन जो हैं, इंडियन सिटीजन उसके लिए ये स्कीम है। जिनका ओवरसीज में है इनकम या फिर वो और बताते नहीं है, है ना, जो डिक्लेयर नहीं करते हैं, मतलब इंडियन सिटीजन जिनका ओवरसीज में है। और उसी से बिजॉन जी आपके पास आते हो, आप इसको कितना सक्सेसफुल, माइक सर नीचे आ गया आप सक्सेसफुल कितना होते हुए देख रहे हैं? ये काम करेगा कि नहीं करेगा? इसके बाद भी लोग सोचते हैं कि जब पढ़ा ही हुआ है अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल पूछे आप। सक्सेस तब होता है जब लोगों में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ वाकई में ये एक फास्ट पेस रिफॉर्म्स हैं, हम जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं विदेश में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कि हम लोग वाकई में सीरियस हैं, लोगों का इन्वेस्टमेंट्स आए हमारे कंट्री में, वो पैसे को लगाएं, उससे अच्छा रिटर्न उनको मिले, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बने, हम एक्सपोर्ट करें। तो ये एक्चुअली इट्स अ गुड स्टेप। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि इंडस्ट्री का रिएक्शन इंटरेस्टिंग होगा। ऐश्वर्या हमारे साथ, हमारी ऐश्वर्या पाटिल हमारे साथ में, वहां पर फिकी प्रेसिडेंट भी उनके साथ में है। वो कहाँ गया हेडफोन्स आपका?
किन्हीं वजह से उनकी आवाज नहीं आ रही है। जल्दी से महाजन जी आपसे एक रिएक्शन और आपसे समृद्धि, जो अनाउंसमेंट्स है उसमें आप पॉजिटिव बिजनेस के लिए समृद्धि आप क्या देख रही हैं, क्योंकि यंग एंटरप्रेन्योर्स जो काम करना चाहते हैं, जो कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनकी नजर से क्या अच्छा है? आई थिंक स्टार्टअप्स जो करना चाहते हैं उनके लिए अभी कंप्लायंस बहुत आसान हो गया है इस नए वाले बजट में। बजट में क्लियर फोकस किया गया है कि कंप्लायंस कम करना चाहिए, स्मॉल एंटिटीज़ को फॉर्मल इकोनॉमी में लाना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हमारे अभी आ रहे हैं स्टार्टअप्स में, आई थिंक उनके लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है। उसके अलावा जो हमारे लेगेसी इंडस्ट्रीज जो बोला गया है उसे स्केलेबिलिटी पाने में भी आई थिंक अच्छे से हम ये उपयोग कर सकते हैं। आर्टिसंस जो हमारे भारत में है ऑल अक्रॉस, चाहे वो मंदिर रिलेटेड आर्टिसंस हो चाहे लोकल आर्टिसंस हो, उन्हें भी टेक्नोलॉजी यूज करके डायरेक्ट बायर्स से इंटरेक्शन मिल सकता है विदाउट एनी मिडिल मैन। उससे ज़्यादा एआई में या इंफ्रा ग्रोथ में, क्योंकि बजट के बारे में यहाँ पे एआई में बहुत कुछ बोला गया है, इससे एआई से टेक्नोलॉजी से एक रियल इम्पैक्ट हो सकता है लोगों में। अगर अच्छा एआई हो, इट कैन शेप वेरी मच गुड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। हमने टेक्नोलॉजी के बढ़ोतरी अलग अलग इंडस्ट्रीज में इंडिया में देखा है। अगर फेथ टेक को एक इकोनॉमी लिया जाए, डिजिटलाइजेशन भारत को, डिजिटल भारत का जो अभियान है जो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, उसी को ही हमें एक ईश्वर के माध्यम से आगे ले जाना है ताकि सारे मंदिर सब इकोसिस्टम एक जगह पे रहे, सैंक्टिफाइड रहे। एक जल्दी से प्रतिक्रिया मुझे आपसे लेनी है कि क्या जो इकोनॉमिक सर्वे में दिखाई दिया था, ये बजट देख करके आपको लगता है कि एक बार फिर मार्केट में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, लोगों का कंजप्शन बढ़ेगा, लोग बाहर आएंगे, कहेंगे कि नहीं हम खरीदारी करेंगे, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़नी चाहिए? क्या ये हो पाएगा कि ये कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं देता है? पहले ही स्माइल करके बताएं। क्योंकि अब पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए हम लोग को वो टेंजिबल कोई आंकड़े नहीं मिल रहे हैं कि 12 महीने में हो जाएगा। अब 9 बजट पेश किए हैं अब निर्मला सीतारमन ने लगातार। 9 माई लकी नंबर हम सुबह को भी आपको बताएं। तो हम एक्चुअली अपेक्षा ये रख रहे थे कि कहीं पर कंज्यूमर को एक विश्वास पैदा हो कि हमको सही कीमत में सामान मिल रहा है जो हम खरीदना चाह रहे हैं। वो कैसे होगा? स्कोप बहुत घट गया था क्योंकि जीएसटी का भी सरलीकरण और ये सब कुछ पहले ही मतलब नहीं, लेकिन इसी जो हम सुबह को भी आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि अभी भी जब एमआरपी हम देखते हैं, कहीं पर हमको 10% कम मिल रहा है, कहीं पर 40% कम मिल रहा है, कहीं पर 60% कम मिल रहा है। तो एक्चुअल कीमत क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हमको ये समझना है कि एक्चुअल एमआरपी है क्या, और वो समझ, देखो आप छूट दे दिए हो, आप जीएसटी में छूट दिए हो। वही पार्लियामेंट से भी कुछ लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। ऐश्वर्या पालीवाल ने रविशंकर प्रसाद से बात की है, पूर्व मंत्री, और उसके साथ साथ बाकी प्रतिक्रिया भी आ रही है। जरा एक बार वो सुन लेते हैं। रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले इस बजट को आप कैसे रेट करेंगे? रेटिंग करना आपका काम है। ये 2047 के विकसित भारत का एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है, और मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि जिस तरह से भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, उसकी गति को और तेज करना है। किसानों के लिए, किसानी के लिए, नौजवानों ने सलाह दी थी, उनकी बात इसमें ध्यान में रखी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, और जो गांव में, छोटे शहरों में कॉर्पोरेट वित्त बनाने की बात है। और जो मैं देखता हूं कि जिस तरह टैक्स में रिबेट दिया गया है, तो भारत में पूंजी निवेश करना और भारत में व्यापार करना और सरल होगा। तो भारत दुनिया की इकोनॉमी में आगे तो बढ़ ही रहा है, लेकिन दुनिया की इकोनॉमी भारत में भी आए तो उसके लिए रास्ता बनाया है। आपने ये सब बोला, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना है कि कुछ भी नहीं था। वो कह रहे हैं एकदम डब्बा गोल बजट है। विपक्ष क्या हमारी तारीफ करेंगे क्या? आज तक किया है क्या? तो उनका अपना डब्बा गुल होने दीजिए, हम लोगों को काम करने दीजिए। हम विश्व की चौथी आर्थिक अर्थव्यवस्था है, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा एक लक्ष्य है कि विकसित भारत 2047 हो। उसमें जो सबसे बड़ा टारगेट है सरकार के पास, वो टारगेट है कि बिजनेस को बढ़ाया जाए, और जो आम लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उनको सुविधा दी जाए। इस पूरे बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ावा देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे बढ़ावा देना है, कस्टम ड्यूटी को कैसे कम करना है, और उसके साथ साथ आम लोगों के लिए आप समझिए कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कैसे अपग्रेड करना है,
नर्सिंग को कैसे करना है, स्किलिंग को कैसे करना है। और जो बजट है लगभग 12.5 लाख करोड़ का है। इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि आप देखेंगे, जो ईस्टर्न पार्ट जो है, जो काफ़ी पिछड़ा हुआ था, शिप बिल्डिंग का मतलब आप समझिए कि शिपिंग एक बड़ा है। शिप हम बड़ी जहाज़ नहीं बना पा रहे हैं, आपको पता ही है कि जर्मनी से हमको इंपोर्ट करना पड़ा है। उस तरह की फैसिलिटी वाराणसी जैसे जगह में स्टार्ट होगी, पटना जैसे जगह में स्टार्ट होगी, तो ये पूरा दिखाता है कि हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं और प्रत्येक एरिया का विकास करना चाहते हैं। और इस बजट में तो सारी चीजें हैं वो पॉजिटिव है। तो हम लोग तो ये 5 साल से कह रहे हैं 2021 में बीजेपी हारने के बाद कि कोई सीधा अगर ये सरकार दिखा पाए व्हाइट पेपर रिलीज करके कि बंगाल में 2021 में हारने के बाद एक आदमी को मनरेगा में एक जॉब कार्ड होल्डर को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के द्वारा पैसा मिला है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 2021 में हारने के बाद अगर ये दिखा दे कि पिछले 4 साल में आवास योजना में जहाँ पे 60% पैसा और फंड केंद्र सरकार का देने का बात बनता है, एक आदमी दिखा दे जिसको दिया है पिछले 4 साल में, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर ये सरकार पेश कर पाए व्हाइट पेपर जहाँ पे दिखाए कि पिछले 4 साल में ग्रामीण सड़क में जहाँ पे 60% पैसा केंद्र सरकार का देना बनता है, वहां पे 10 पैसा दिया है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। स्टेट मदरली ट्रीटमेंट और एटीट्यूड, बंगाल में आप हार रहे हो, इसलिए बंगाल के लोगों को सबक सिखाना है। लोकतंत्र में सबक जनता सिखाता है, राजनेता या राजनीतिक कोई पर्सनालिटी नहीं सिखाता है। जनता के बल और जनबल के आगे किसी का नहीं टिकता है। कोई अगर सोचता है मेरे पास ताकत है, मैं जनता को सबक सिखाऊंगा, जनता फिर से सबक सिखाएगा और आने वाले चुनाव में जवाब करारा मिलेगा। आने वाले चुनाव में जवाब करारा मिलेगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्टेप मदरली ट्रीटमेंट केंद्र सरकार वेस्ट बंगाल के साथ कर रही है, उसका जवाब आने वाले चुनाव में जरूर मिलेगा। शेख जी, एक सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एलोकेशन किया जाता है उतना खर्चा होता है या नहीं होता है, लेकिन हालांकि उसमें थोड़ी राजनीति भी है। उनका ये कहना है साहिल, अगर आप सरकार की तरफ हैं तो बहुत अच्छा, विकसित भारत, रिफॉर्म एक्सप्रेस से अब तो कमाल हो जाएगा। और अगर आप विपक्ष में बर्बाद कर दिया, गरीबों के लिए कुछ नहीं है, ये बजट सबके खिलाफ है। और अगर आप सरकार में है तो वो 3 मिलियन इकोनॉमी वो वाला भी एक मुद्दा उसमें ऐड रहेगा। आप वर्ड काउंट एक बार दिखा दीजिए। चलो वर्ड काउंट दिखाते हैं एक बार। नहीं वो तो है, वो तो यहां पर तो दिखा दीजिए, लेकिन हमको कंपेयर भी करना है ना, पिछली बार का वर्ड काउंट क्या था और इस बार का वर्ड काउंट क्या है। तो जरा एक बार वो देख लेते हैं कि वर्ड काउंट के हिसाब से पिछली बार सबसे ज्यादा जो बातें कही गई थी और इस बार का वर्ड काउंट जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा, तो वो भी हम उसमें दिखा पाएंगे। पिछली बार जो है 2024 में जो वर्ड काउंट था 24-25 का, पिछला बजट जो था उसमें सबसे ज्यादा टैक्स के बारे में बात की गई थी। दूसरे नंबर पर एमएसएमई था, इंडस्ट्री, उसके बाद फाइनेंस और उसके बाद डेवलपमेंट और इंडिया। इस बार का वर्ड काउंट अगर हम देखें जो स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, बड़े स्क्रीन पर दिखाई, सबसे ज्यादा बार अगर किसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो वो ड्यूटी का, इनकम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया गया है। पिछली बार के वर्ड काउंट में इनकम शब्द का इस्तेमाल आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन इस बार इनकम पर सबसे ज्यादा जोर ड्यूटी 2 नंबर पर है और बाकी शब्द यहां पर आप देख सकते हैं। सबसे आश्चर्य की बात है कि पिछली बार में भी आपको बहुत ज्यादा मतलब यहां पर आपको एग्रीकल्चर या बाकी सारी चीजें नहीं दिखाई देगी। इस बार के इसमें भी ज्यादा आपको एग्रीकल्चर या किसान शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया जाएगा, लेकिन इनकम शब्द पर सबसे ज्यादा जोर। ये क्या कहता है? क्योंकि इनकम शब्द पर ज्यादा जोर, यानी इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इनकम को बढ़ावा देने की जरूरत है, इसके लिए इनकम शब्द का सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल। तो इनकम शब्द का सबसे ज्यादा, लेकिन मैं इसको एक और नजरिए से दिखाती हूँ। फिर से दिखा दीजिए वर्ड क्लाउड। मुझे लगता है कि हालांकि ऑब्वियसली भारत का बजट है तो इसमें ट्रंप का नाम तो नहीं आएगा, लेकिन टैरिफ, ट्रेड, ये सारे शब्द साफ साफ बार बार सुनाई दिए। मुझे लगता है कि असर तो उसका जरूरी दिख रहा है, क्योंकि जो टैरिफ जैसा शब्द है, ड्यूटी, मतलब हमेशा से होते थे, लेकिन एक असर है जो ट्रंप ने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया भारत ने, उसके बाद से कैसे हम अपने सेक्टर्स को मजबूत करें। यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है, हम अपने डोमेस्टिक क्षेत्र को कैसे मजबूत बढ़ा सकते हैं और कैसे हम अपनी गुणवत्ता में इजाफा करके हम एक्सपोर्ट के मामले में यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में आगे बढ़ चढ़कर, और कुल 37 ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारा इस हिस्से में अब मुक्त व्यापार हुआ है। उससे पहले आपको सुना देते हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही है। Has again been hiked, which means that private capital expenditure or private investment is not kicking in. Your foreign direct investment has been declining. So therefore,
placed by central government. It is totally full of sound and fury. Totally it's a directionless, visionless, missionless, actionless. Economy is derailed, anti-women, anti-poor, anti-farmers, anti-women, anti-youth, anti-communers, anti-SC, anti-ST, anti-OBC. Education funds, education subsidy declined, social security subsidy declined, fertilizer subsidy declines. It is totally garbage of lies and incompetence, Himalayan incompetence. Totally economy is derailed. Now, you will see within this time, the market falls sharply. Sensex down above over 1,100 points. Nifty 50 has been below 25,000. So you can realize there is a proverb in Bengali, chorer mayer boro gola, ইংরেজিতে বলে চোর কি মাই জোরসে বলে, mother of thieves are soundless, mother of thieves are soundless. Now, for Bengal, what they have given? Nothing. Talking big. কিছু দেয়নি। যে ফ্রেট করিডোরের কথা বলেছে ডানকুনি থেকে, ওটা আমার রেলওয়ে বাজেটে 2009 I placed the budget. There you will see I have mentioned about Dankuni and Amritsar. That is not there, pending about these 15 years. Number 2, regarding 3 corridors they announced. We have already announced 6 economic corridors. It will include Dankuni to Bardhaman, to Bakura, to Durgapur, to Purulia. Other is Kalyani to Bardhaman, Birbhum, Malda, Siliguri, Kuch Bihar. Other we have announced 6 economic corridors which will cover throughout the country, throughout the state. So what they said about 3 corridors, that is absolutely a garbage of lies, blatant lies. It is already on process and we have started working there. And already we will see that in Jangal Mahal, Jangal Sundari project in Purulia, for this economic corridor, 72,000 crores are going to be invested. And already there are so many people, they are setting investment, they are setting their cement hub. Now Bengal have become cement hub, the coal hub, the leather hub, the skill hub, even the Amazon Flipkart, like this. All are doing business side of this Dankuni, Kalyani and other place. So it is already started. They have not given a single paisa to Bengal. Only one tax is there, GST. They are taking away our money and saying big talk. They are giving us money. It is our money. Now only one tax is there. What they are collecting? मंत्री जी को जिस तरह से आज के बजट में देश के सर्वांगीण विकास के लिए और एक विकसित भारत के लिए मजबूत नींव बनाने का जो काम किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आज के बजट में मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा फोकस दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो और आईटी सर्विसेज के लिए बहुत एक सिग्निफिकेंट सिंप्लीफिकेशन किया गया है। सेफ हार्बर और फास्ट ट्रैक एपीए के प्रोविजंस लाके आने वाले समय में डेटा सेंटर्स बहुत बड़ी एक ताकत बनेंगे देश की, जिससे कि दुनिया भर को नई सर्विसेज और भारत के लिए नए एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के नए रास्ते खुलेंगे। तो डेटा सेंटर्स पे जो टैक्स हॉलिडे दिया, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ ऑरेंज इकोनॉमी जो हमारी क्रिएटर्स इकोनॉमी है, इसके
इसमें 20 लाख एम्प्लॉयमेंट नए बनाने के लिए क्रिएटर्स इकोनॉमी में IICT मुंबई के साथ मिलकर 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में क्रिएटर्स लैब बनाने के लिए बजट में प्रोविजन किया गया है। और साथ ही साथ रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स, चेन्नई से बेंगलुरु, चेन्नई से हैदराबाद, बेंगलुरु से हैदराबाद, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। एक तरीके से साउथ इंडिया में सदर्न ट्रायंगल बनेगा चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद का हाई स्पीड रेलवे का, बुलेट ट्रेन का। वैसे ही दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी का एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा और साउथ वेस्ट को साउथ से जोड़ने वाला मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद का एक बहुत बड़ा मेजर कॉरिडोर बनेगा। साथ ही साथ आज बजट में एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि बंगाल में दांकुनी, वहां से गुजरात में सूरत, इसको जोड़ने वाला, ईस्ट को वेस्ट के साथ जोड़ने वाला नया DFC भी सैंक्शन हुआ है। मैं इस बजट के लिए जो कि युवा शक्ति से प्रेरित है, जो कि विकसित भारत की एक मजबूत नींव बनाता है, जो कि समाज के हर वर्ग के लिए और देश के हर क्षेत्र के लिए विकास का एक नया माध्यम बना है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। बजट में कितने लोग किया गया? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे आरोप लगाया हुआ है कि यह महिला विरोधी, दलित विरोधी और उसके साथ साथ बंगाल को कुछ नहीं दिया। जरा एक बार जल्दी से नजर डालते हैं कि जो पोल बाउंड स्टेट्स है, जहां पर अभी कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले, वहां पर इस बजट में क्या है। तो डाकुनी का इस्तेमाल जो जिक्र कर रही थी ममता बनर्जी, तो डाकुनी से ईस्ट सूरत तक एक एनवायरमेंटल सस्टेनेबल कॉरिडोर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी दिया गया है सिलीगुड़ी से वाराणसी तक। उसके साथ साथ ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वेल कनेक्टेड नॉर्थ टू डूंगरपुर, दुर्गापुर, यह भी यहां पर दिया गया है। और उसके साथ साथ स्क्रीन पे भी उसके साथ साथ तमिलनाडु को रेयर अर्थ कॉरिडोर, जिसका जिक्र हम लोग पहले भी कर रहे थे, उसके साथ साथ जो रेल कॉरिडोर है, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, वो भी उनको दिया गया है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी मेंशन किया हुआ है कि हाई वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड जो कोकोनट यानी नारियल का जो ये है, उसके लिए भी कोस्टल लिस्ट में तमिलनाडु और केरला उसमें रहेंगे। रेयर अर्थ कॉरिडोर में भी तमिलनाडु, ओडिशा और केरला भी उसमें रहेगी। असम के लिए उन्होंने कहा है कि तेजपुर में खास करके अनाउंस किया गया निमहांस 2, जो कि तेजपुर में किया गया, मेंटल हेल्थ और ट्रॉमा केयर, असम में वो सेंटर लॉन्च किया गया। और उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ सेंटर और बुद्धिस्ट सर्किट्स के लिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, इसके लिए। तो ये जो पोल बाउंड स्टेट्स जो है ना, उधर भी ये सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन एक और चीज हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में कि आखिरकार जो पैसा आया हुआ है इस बजट में, जो आमदनी हुई है, वो खर्चा कहां पर हुआ है और आमदनी भी कहां से हुई है, वो भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक ममता बनर्जी जो कह रही थी, जल्दी से हम इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। वही जो आशुतोष सुबह से कह रहे थे। देखिए, विपक्ष से आप क्या उम्मीद करेंगे? ज्यादा चले गए वो। 3 महीने के बाद उनको चुनाव में जाना है, तो क्या कहेंगे? बजट बहुत शानदार बजट। नहीं, वही कहेंगे जो आप कह रहे थे। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो विपक्ष वही कहेगा, हमेशा विपक्ष वही कहेगा। ये बीजेपी अगर विपक्ष में होती तो भी यही कहती, और हम सुनते रहे 2014 के पहले, कोई नई बात नहीं। बिल्कुल, लेकिन आप कह रहे थे कि 2 अच्छी चीज बताएंगे, 3 अच्छी चीज जो इस बजट में है। नहीं, मैंने तो आपसे कहा कि जिस तरीके से इस बार ये कहता है द कमिटी टू रिव्यू द इंपैक्ट ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी लाइक AI हाई पावर कमिटी जो है, फिर 40,000 करोड़ रुपीस जो सेमीकंडक्टर मिशन जो डबल किया गया, पिछले बार 22,000 करोड़ का बजट था, उसको 40,000 किया गया। और दूसरी बात क्या है, जो कि फॉरेन कंपनीज या फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं, अब इंडियन स्टॉक्स को डायरेक्टली खरीद सकती हैं। इसका मतलब ये कि जो बिल्कुल जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर जो चिंता सरकार की है, जो पिछले साल नेगेटिव गया है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब ये होगा ग्लोबली की भारत की जो इकोनॉमी है, उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस रोजगार को लेकर आप भी बिजॉन कहना चाह रहे थे, समृद्धि आप भी कहना चाहते बिजॉन, रोजगार को लेकर, क्योंकि जब हम इन सेक्टर्स में देखते हैं कि जरा भी प्रमोशन होता है, इसको लोग मानते हैं कि ये कौन सा प्रमोशन हुआ है। लेकिन अगर आप देखिए कि इस तरह के सर्किट्स बिल्ड होते हैं, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स ही बनते हैं, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ सकता है? एम्प्लॉयमेंट पर सारा चर्चा। हाँ, तो नॉट ओनली दैट, आप देखिए इस बजट में जो थ्रस्ट है मेडिकल टूरिज्म, अलाइड हेल्थ सर्विसेज, यूथ्स का टैलेंट को कंसोलिडेट करना, नाइपर हब्स बनाना रीजन वाइज, यू सी ड्यूटीज लेस ऑन रेयर डिजीज एंड कैंसर ट्रीटमेंट,
ये सारे जो डायरेक्शंस हैं वो डायरेक्शंस इस पे है कि हाउ टू गेट द यूथ हु इज टैलेंटेड इन माय कंट्री, जो चले जा रहे हैं विदेश में और वो लोग यूज कर रहे हैं उनको, हम लोग नहीं यूज कर पा रहे हैं। तो इस बजट में ये थ्रस्ट दिया जा रहा है कि आप हमारे पास रहो, आपको हम पैसे देंगे, आप एंटरप्रेन्योर बनो, आप नौकरी के पीछे मत दौड़ो, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड बनो और एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर हो जाओ। और यहीं से समृद्धि, ये सवाल मैं आपके पास ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं, इस तरह के स्टार्टअप्स अनेकों भारतीय, कैसे हम अपने यूथ के टैलेंट को देश में रखें, वो एक बड़ा चैलेंज है इंडिया के सामने। तो इंडिया अगर हम देखें एज अ डायस्पोरा, अलग अलग स्टार्टअप्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्किल्ड लेबर हम ले सकते हैं, लोगों को हम और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। शायद कल के दिन ऐसा भी हो जहाँ लोगों को ऑफिस आना जरूरी ना हो, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। सो दैट कैन ऑल्सो बी अ फॉर्मेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वेयर टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो हेल्पिंग द यूथ टू गेन और बी अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। उससे ज्यादा फेथ टूरिज्म भी इंडिया में सबसे बड़ा टूरिज्म है। एक ईश्वर में जो पिलग्रिमेज प्लानिंग है, टेंपल कोऑर्डिनेशन है, लोकल वेंडर इकोसिस्टम है, ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट। एग्जैक्टली जी, हमारे हर मंदिर में ऑन ग्राउंड स्टाफ रहते हैं फॉर गाइडेड एक्सेस इन। तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे अलग अलग वर्टिकल्स भी है। ई कॉमर्स में भी जो वेंडर्स होते हैं, लोकल आर्टिसंस होते हैं, हम वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करते हैं लोगों के लिए। बहुत सारी चीजें इस बजट से निकलकर बाहर आनी है, क्योंकि जब डीप डाइव किया जाएगा तब उससे भी बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि आखिरकार पिछली बार जो वादे किए गए थे उसमें से कितने पूरे हुए। इसके लिए लगातार हमारा भी ये कवरेज इसी तरीके से जारी रहेगा। और हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, बजट पर अभी चर्चा जारी रहेगी, बस जगह बदलेगी और थोड़ा भोजन का हमारे लिए इंतजाम होने वाला है। अब थाली पर चर्चा करेंगे, आप देखते रहिए आज तक। Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health का सच, in association with Home Pride Tile Adhesive, न टाइल टूटे न दिल। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।